आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये एक ये जो है आपके फंडामेंटल्स रूल्स है। यानी जैसे आपको पता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, राइट? तो कहने का क्या मतलब है, उसी तरीके से ये फंडामेंटल रूल्स है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फंडामेंटल रूल्स है या गाइडलाइंस है जो अकाउंटेंट को मदद करता है रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है, क्लासिफाई करने में और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में। तो फिर से समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। ये फंडामेंटल रूल्स है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो अकाउंटेंट को मदद करता है रिकॉर्डिंग करते समय, क्लासिफाई करते हुए और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में और उसको शेयर करते समय, ठीक है। दे ब्रिंग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि लगातार आप एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हो, और अगर एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हो तो क्या होगा, हाँ, अगर एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो डेटा को। आप कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट ईयर कैसा परफॉर्म किया, इस ईयर कैसे परफॉर्म किया, अगर सेट ऑफ रूल्स सेम फॉलो किए हैं। अगर अलग अलग रूल्स फॉलो करोगे तो अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट आएगा और उसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी ब्रिंग करता है। क्यों? क्योंकि हर साल आप सेम मेथड का यूज करते हो। रिलायबल, रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट, वेरीफाइबिलिटी, कि जो भी आपका डेटा होता है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो एंड देन कंपेयर कर सकते हो। टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड फेयरली एंड एक्यूरेटली। देखो, आप एज अ बिजनेस ओनर ऑलवेज वांट कि जो भी आपका अकाउंटेंट है, जो भी डेटा आपके साथ शेयर कर रहा है वो ट्रू होना चाहिए, राइट? वो कुछ किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए या मैनिपुलेटिव नहीं डेटा नहीं होना चाहिए। वो कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल ट्रू हो, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जैसा बिजनेस कर रहा है परफॉर्म उसी बेस पे होना चाहिए, राइट? तो वो कैसे होगा? जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंसी आएगी, मतलब एक तरीके के मेथड, एक तरीके के सेट ऑफ रूल्स को आप फॉलो करोगे, है ना। फिर रिलायबिलिटी, यानी जितने भी आप डेटा को रिकॉर्ड करते हो, हमने पढ़ा है वाउचर। वाउचर क्या होता है? एक ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वेरीफाइबिलिटी को जो इंश्योर करता है ना। तो कैसे रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो। एंड कंपेरेबिलिटी मींस व्हाट, जब भी आप सेम तरीके से डेटा को प्रेजेंट करोगे, है ना, तो आप कंपेयर कर सकते हो डेटा, और कंपेयर करने के बाद इजिली आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो कहने का मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स, जो आपको हर बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मदद करता है, और अगर आप सेम तरीके से बनाते हो, इसको प्रिपेयर करते हो, तो ये तीन चीजें इंश्योर करता है। कंसिस्टेंसी, यानी डेटा कंसिस्टेंट, सेम कंसिस्टेंट मेथड से ओवर अ पीरियड मिला है, एंड रिलायबल है डेटा, जो कि वेरीफाइबल है, आप वेरीफाई कर सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट से। एंड कंपेरेबिलिटी इंश्योर करता है, यानी सेम आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो। डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस की नेचर या कैरेक्टर, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखो, सबसे पहले बात करूं, अगर साइंस में जो भी सिद्धांत होते हैं वो मैनमेड नहीं होते, वो क्या होता है, नेचर के द्वारा दिए गए हैं सिद्धांत है, हमने बस उसको आइडेंटिफाई किया और हम उसको इम्प्लाई करने लगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, डिफरेंट प्रोसेसेस में। बट अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो ये मैनमेड है, ये बाय नेचर नहीं एग्जिस्ट करता, हमने इनको बनाए हैं। डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं या जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इंडिया में क्या है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ के लिए इंडिया में जो भी आपके अकाउंटिंग सिस्टम है, जिस तरीके से भी आप अकाउंटिंग करते हो, उनके रूल्स कौन सेट करता है, ICAI करता है, ठीक है। फिर जनरली एक्सेप्टेड का क्या मतलब है, वाइडली फॉलोड एंड एक्सेप्टेड इन द अकाउंटिंग वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर एक्सेप्ट किया गया है तो क्या होगा, यानी दूसरे कंट्री में भी सेम मेथड हो रहा है, हमारे कंट्री में भी सेम मेथड हो रहा है, तो एक अपने देश की कंपनी का डेटा हम उनके देश की, दूसरे देश की कंपनी के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, एंड वी वुड बी एबल टू नो कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये जनरली एक्सेप्टेड है, जनरली बीइंग अप्लाइड बाय डिफरेंट अकाउंटेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट। फिर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, वंस अडॉप्टेड दे आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है मशीन, जो भी आप मशीन बिजनेस में खरीदते हो, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है ओवर द टाइम। अगर मान लो कोई मशीन आपने खरीदी 1 लाख की, क्या 3 साल बाद उसको बेचोगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप उसको रेगुलर बेस पे यूज कर रहे हो, ना यूज कर रहे हो फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइडिया इज व्हाट कि उसकी जो भी वैल्यू है डेप्रिशिएट होती है ओवर द टाइम। तो जो भी मशीनरी बिजनेस के पास होती है बेटा, उसकी जो डेप्रिसिएशन जो है ना,
उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड है, SLM मेथड एंड WDV मेथड। अब ये क्या मेथड है हम आने वाले क्लासेस में करेंगे, बट यूं समझ लो कि डेप्रिसिएशन लगाने के वो दो मेथड हैं, और इन दोनों में से अगर किसी बिजनेस ने किसी एक मेथड को अपना लिया तो वो इस तरीके से अपनाएगा कि ओवर द पीरियड वो एक ही मेथड को यूज करने वाला है। अगर वो नहीं करता है तो क्या होगा, रिजल्ट में फर्क आएगा। समझ में आ रही बात? दोनों मेथड अलग अलग मेथड है, और दोनों मेथड को यूज करने की वजह से जो फाइनल रिजल्ट आता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो कहने का ये मतलब है कि कंसिस्टेंट होना जरूरी है, और अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो डेटा कंपेरेबल मिलेगा, और डेटा कंपेरेबल मिलेगा तो यू कैन टेक डिसीजंस, राइट। फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी ये आपके प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये फ्लेक्सिबल है। बिजनेस को कल कोई और नीड होगी, बिजनेस के जैसे मान लो कि पहले जब जीएसटी नहीं था तो अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता था, बट जीएसटी आने के बाद से कैलकुलेशन इजी हो गई है और अलग मेथड यूज होता है, राइट। तो अलग मेथड यूज होता है तो क्या हुआ, देयर वाज फ्लेक्सिबिलिटी। हमने उस कुछ रूल्स में उसके गाइड टैक्स कैलकुलेशन की जो रूल्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करे, एंड नया टैक्सेशन सिस्टम आया हुआ है, नया टैक्सेशन प्रोसेसेस आया हुआ है, जिसकी वजह से हम नए तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लेक्सिबल है ये, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है एंड रिलायबल है, यानी जो भी मैं डेटा या जो भी मैं ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करूंगा बिजनेस में, वो मैं एक एविडेंस के बेस पे करूंगा, और जब एविडेंस के बेस पे करूंगा तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के बाद आप कह सकते हो कि जो भी डेटा है वो ट्रू है, फेयर डेटा है, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या मतलब है, यूज्ड बाय बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कि कोई मतलब नहीं है आपका जो बिजनेस है वो छोटा है या आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, ये जो रूल्स हैं सभी बिजनेसेस पे एप्लीकेबल हैं। वो चाहे छोटा बिजनेस अगर अपना अकाउंटिंग करता है या बड़ा बिजनेस कोई अपनी अकाउंटिंग करता है, तो क्या होगा, वो सेम ही रूल्स को अप्लाई करेगा और अपनी रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग का जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले इंश्योर्स इन्फॉर्मेटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमें पता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड हैज टू बी शेयर्ड विद द यूजर्स, और यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं आपको पता कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, पहले के 2 चैप्टर्स हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो। सेकंड चैप्टर में बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है, और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है, अगर सर्च करोगे तो आ जाएगा, डोंट वरी, या आप अपने प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, एक तरीके से बनाया गया, एक सेट ऑफ गुड गाइडलाइंस को फॉलो करके हमने रिजल्ट्स बनाया है। और इस तरीके से अगर आप एक तरीके से डेटा हर बार सेंड करते हो तो मुझे भी बार बार अलग अलग मेथड समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ABC लिमिटेड जो कंपनी है या जो बिजनेस है वो इस तरीके से या इस मेथड को यूज करता है, तो बार बार वो मेथड आप चेंज नहीं करोगे, और इसके लिए मुझे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म डेटा मिलेगा, एक हार्मोनियस डेटा मिलेगा जिसको मैं इजिली समझ सकता हूँ, राइट। सेकेंड है कंपेरेबिलिटी। अगर एक ही तरीके के आप डेटा, मतलब एक ही तरीके के प्रोसेसेस को, एक ही तरह के मेथड को आप बार बार अप्लाई करते हो तो डेटा को कंपेयर करना इजी हो जाता है, क्योंकि मेथड सेम है, और मेथड सेम है तो कंपेरिजन भी सेम, मतलब इजी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट डेटा होता है। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो किसके बेस पे है, एविडेंसेस के बेस पे। तो एविडेंसेस के बेस पे यानी ट्रांसपेरेंट है, आपने कुछ भी छुपाया नहीं है और सारी चीजें आपने रिकॉर्ड की है, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर्स। अगर आप सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आप ज्यादातर केसेस में जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे वो ट्रू एंड फेयर ही होगा, और इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट आता है बिजनेस में, और बिजनेस में ट्रस्ट आने की वजह से लोग डील करना चाहते हैं, आपके जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जिससे आपके बिजनेस को भी ज्यादा फंड मिलेगा, और जिसने इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कंप्लाइज विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब, जो भी आपके ये जो फाइनेंशियल डेटा होता है ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत मिलता है आपको, इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। इसको इन द कोर्ट, जो आपका अदालत है, उसमें एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, ये कोर्ट है, इन द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट में आप इसको एज एन एविडेंस रिकॉर्ड मतलब शो कर सकते हो, और इसके बेसिस पे आपके फेवर में भी डिसीजन आ सकता है। बट आइडिया इज व्हाट कि ये इतना ट्रू है, इतना फेयर है कि यू कैन प्रेजेंट इट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला जो टाइप है उसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, हमने कुछ अजम्पशन बनाई हुई, कुछ हमने अज्यूम किया है, उसके बेस जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, लेट्स अज्यूम, उसी तरीके से कई सारी चीजें अज्यूम करके इन सेटअप प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या बेटा, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनली जो फॉलो किया जाता रहा है अब तक, है ना, उसको हमने अभी भी वो एप्लीकेबल है और हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ है और हम उसको अप्लाई करते हैं अभी भी। तो दोनों के मायने समझेंगे और दोनों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको भी समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो because many more videos has to be there is about to come। और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।